नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। देश की राजनीति को नया मोड़ देने के लिए आज कई राजनीतिक दलों का विचार मंथन हो रहा है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार के घर कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी और विचारक बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने साफ किया है कि इसे किसी तीसरे फ्रंट के तौर पर ना देखा जाए, लेकिन 2024 के आम चुनावों से पहले और अगले साल यूपी जैसे अहम राज्यों में चुनावों से पहले इस बैठक को शुरुआती कवायद के तौर पर देखा जा सकता है। अहम यह है कि इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है, साथ ही शिवसेना, बसपा भी शामिल नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक में देश के राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, किसानों और कोरोना के हालात पर चर्चा हो रही है। तो कोशिश करेंगे सीधे अपने सहयोगी हिमांशु शेखर से वहां जो मौजूद हैं इस बैठक के बारे में जानकारी देने की। हालांकि कई तबकों से कहा जा रहा है कि कोई तीसरे फ्रंट की कवायद नहीं है, लेकिन ऐसा एक तरह से कह सकते हैं पहली बार हो रहा है जब इतने सारे राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता या नुमाइंदे या विचारक एक साथ मिलकर एक विचार मंथन कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि अंदर की कुछ तस्वीरें जो कुछ देर पहले आई हैं, ये 4 बजे बैठक शुरू हुई है और लगभग अब कहा जा रहा है कि अभी कुछ और देर चलेगी। तो उस लिहाज से काफ़ी लंबी ये बैठक चल रही है और जितने भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कमरे में लोग, नुमाइंदे मौजूद हैं, अपनी अपनी अगर बात रखेंगे। जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों के ज़्यादातर लोग हैं तो इसके अपने मायने काफ़ी अहम हो जाते हैं। अगले साल हम जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश अहम है, पंजाब अहम है और अगर जिस तरह से देश की राजनीति चल रही है उसको लेकर अगर विपक्ष एकजुट होना चाह रहा है, हालांकि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी कोशिश की हुई है। मुझे कहा जा रहा है हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़े हुए जो यहाँ पर मौजूद है। हिमांशु, क्या अपडेट अब तक क्या निकल कर आया? 2 घंटे हो गए इस मुलाकात को। देखिए, अभी कुछ मिनट पहले निलोत्पल बासु जो सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं वो बैठक से बाहर आए और उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि इस बैठक को किसी भी तरह से एक राजनीतिक मंच बनाने की विपक्ष की कोशिश के तौर पर देखना गलत होगा। उन्होंने कहा कि लाइक माइंडेड पार्टीज को न्योता दिया गया था और आज हमने बहुत लंबी समीक्षा की है कि देश के सामने, आम लोगों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और लोग किस तरह महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं और साथ ही जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं, उन पर हमला करने की कोशिश हो रही है, ये उनका आरोप था। इस पर भी बहुत विस्तार से आज विपक्षी दलों के सांसदों ने समीक्षा की है, लेकिन वो बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि शरद पवार के घर जो 8 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई है उसे किसी भी तरह से विपक्ष का एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश के तौर पर देखना उचित नहीं होगा। और अभी थोड़ी देर बाद अभी संभव है कि एक विस्तार से इस पर मीडिया ब्रीफिंग निधि यहाँ पर की जाएगी। मीडिया को अंदर बुलाया गया है और संभव है कि बहुत जल्दी विस्तार से इस पर ब्रीफिंग होगी और जो बड़े नेता यहाँ आए हैं वो एक साथ मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर। बहुत दिलचस्प है ये बैठक, क्योंकि अगर राजनीतिक दल यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसे एक राजनीतिक पहलू के तौर पर कैसे ना आंका जाए, ये काफ़ी अहम रहेगा। तो इस पर हम आपके पास आगे भी जानकारी लेते रहेंगे हिमांशु। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज देश की बात में हम राजनीति से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर नजर डाल रहे हैं। एक और राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रहेगी। परसों होने वाली कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में गुपकार गठजोड़ ने शामिल होने पर आज हामी भर दी है। उनका कहना है कि इस बैठक में वे अपना स्टैंड सामने रखना चाहते हैं। गुपकार अलायंस जो है, इसकी मांग है कि जो 5 अगस्त को केंद्र द्वारा फैसला लिया गया था उसे वापस किया जाए। वे चाहते हैं कि 370 की बहाली हो और राज्य का दर्जा भी एक बार फिर से मिले। तो नजीर मसूदी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से। 6 पार्टियों पर मुश्तमिल गुपकार अलायंस का फैसला सामने आया है। वो प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाए गए ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका ये कहना है कि वो अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल डटे हुए हैं और वो बात प्रधानमंत्री के सामने भी मीटिंग में रखेंगे। बात यह है कि उनका कहना है कि धारा 370 जिसको ख़त्म किया उसको बहाल होना चाहिए, उसके प्रोविजन को जो ख़त्म किया उसको बहाल होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन थी उसको बहाल होना चाहिए। महबूब मुफ्ती से मेरी बात हुई, उसने कहा कि अगर केंद्र सरकार ये सोच रही है कि वो यहाँ राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करेगी जम्मू कश्मीर को, उससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। उनके मुताबिक ये ऐसा ही है कि आप किसी के पैर काटें, उसके बाद उसको कहें मैं आपको जूता देता हूँ, आप उसको लगाओ और आप नाचो। वो उसका ये कहना है कि उनका ये कहना है कि स्पेशल जो दर्जा है, खुसूसी दर्जा संविधान में, उसके बगैर
ये सारा जो प्रोसेस नामुकम्मल है। फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि देखिए जो भी बात हमारी होगी वो हम लोगों के सामने लाएंगे, प्रधानमंत्री के साथ वो बात रखेंगे और जो भी उनका रिस्पॉन्स है वो भी लोगों को बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से इन हालात में ये सब कुछ परिस्थितियों में हो रहा है तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि प्रधानमंत्री इतनी ये मीटिंग बुलाएंगे, क्योंकि यही लोग थे, यही लीडर जिनको जेलों में रखा गया था, उनको बताया था करप्ट हैं, तबाही के जिम्मेदार यही लोग हैं। तो इनसे ही इन्हीं को आज मदऊ करना, बातचीत के लिए बुलाना आल पार्टी में, कई लोग अचंभे में हैं। और ये भी साफ बात है कि ये शायद पहला ऐसा ये फैसला होगा केंद्र सरकार की तरफ से कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसा कोई बड़ा फैसला लिया और 22 महीने बाद, सिर्फ 22 महीने बाद उसको या नजरसानी या उसको रिव्यू करने के लिए आल पार्टी मीटिंग बुला रही है और उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के सबों की नज़रें इसी पे है कि जो आल पार्टी मीटिंग हो रही है, गुपकार अलायंस का क्या मौक़िफ़ रहेगा। उन्होंने पहले ही बताया है कि धारा 370 की बहाली ही उनका मकसद है और इसीलिए वो इस मीटिंग में जा रहे हैं। और देश की बात में अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक गहमागहमी कम नहीं है। यहाँ पे तो अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर उनके बेटे की शादी के अवसर पर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के रिश्तों में अक्सर कयास लगते रहे हैं, कड़वाहट के, लेकिन चुनावों के पहले और दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री के इस कदम को काफ़ी अहम माना जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि ये अपने आप में बहुत अहम रहा है। इसके कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं और एक तरह से कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि जब अगले साल की शुरुआत में यहाँ पर चुनाव हो, उससे पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच जो रिश्तों की कड़वाहट की अटकलें लगती रही हैं, उसको ये विराम लगाती हैं ये तस्वीरें जो आज ये आई हैं। और अब खबर है मध्य प्रदेश से। टीकाकरण अभियान कल देश भर में जोर शोर से चला है। 80-90 लाख से ऊपर लोगों को टीके लगे बताए गए। मध्य प्रदेश में करीब कल 17 लाख टीके लगे, लेकिन उससे एक दिन पहले सिर्फ 4098 लोगों को टीके लगे और उससे भी एक दिन पहले सिर्फ 24,000 लोगों को टीके लगे। तो क्या कारण है इस रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण के पहले धीमी गति के टीके लगने के बारे में बता रहे हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। उन्होंने वहां के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है। जादू कैसे होता है? 15 तारीख को लगभग 40,000, फिर 16 तारीख को 3 लाख, तो ऐसे कैसे आप लोग कर रहे हैं? और उसके बाद एक दिन पहले कोविन डेटा ऐप कहता है कि सिर्फ 700 लोगों को वैक्सीन लगी, उससे भी कम थोड़ा। मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। हमारे मध्य प्रदेश में हम 4 दिन वैक्सीन लगाते हैं। 21 जून को हमारा वैक्सीनेशन का महाअभियान था, जिसमें 16,95,592 लोगों को हमने वैक्सीन लगाई। और जिन आप डेटा की बात कर रहे हैं, बहुत बार हो सकता है जिस दिन वैक्सीनेशन डे हो उसमें 12 बजे के बाद रात में 200-400-500 का हो सकता है पोर्टल में डेटा एंट्री हो गई हो, वो अगले दिन दिख रही हो। 19 जून को भी 22,000। मुझे लगता है कि आप लोग अभी कुछ चीज़ों को समझने में शायद दिक्कत। आपकी डेटा है, राज्य सरकार का डेटा है, कोविन का डेटा है, ये हमारा अकेले का। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश में 4 दिन वैक्सीन लगती है। हो सकता है 12 बजे के बाद किसी जिले में डेटा एंट्री हुई हो, तो हो सकता है उसकी जो जानकारी है वो अगले दिन में दर्ज हो रही है। वैक्सीन होल्ड तो नहीं कर रहे थे रिकॉर्ड बनाने के लिए? लोगों क्यों करेंगे? मुझे लगता है अरे ये तो कल हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपने देखा आपके कैमरे में कैद हुआ है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पहले वाली बातें भी तो कैद हो रही है। हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। नहीं, काय के लिए करेंगे? अरे आप खुद बोल रहे हो कि 700 वैक्सीन का डेटा आया है, कहाँ 16 लाख और कहाँ 700? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। यदि हम कोई प्रश्न पूछें या स्टोरी बनाएं तो तथ्य तो लाइए सामने। कहाँ 16 लाख राज्य सरकार के तथ्य हैं सर, हमारे नहीं। कहाँ 16,95,592 और कहाँ आप 700 की बात कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन का जमाखोरी नहीं? क्यों होगी? क्यों करेंगे? कल पूरे प्रदेश ने देखा, हमने 14,500 केंद्रों पर एक साथ वैक्सीन लगाई है।
ये सामने देखा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कैसे परिभाषित करते हैं फिर, आखिरी सवाल, ये जो डेटा मिसमैच है इसको कैसे परिभाषित करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये हम कहीं कोई मिसमैच नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं, गलती करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश ने एक दिन में लगभग 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा किया, लेकिन उसके बाद अगर आप आंकड़ों को देखें तो पता लगता है कि उसके पहले के 3-4 दिन बहुत कम लोगों को वैक्सीन लगाया गया। और इसमें भी जो कोविन यानी केंद्र सरकार के आंकड़े और जो राज्य सरकार के आंकड़े हैं, अगर उससे एक दिन पहले का देखें तो मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों का आकलन करने से समझ में आता है कि 4000 लोगों को वैक्सीन लगी है, जबकि कोविन ऐप बता रहा है कि लगभग 700 लोगों को वैक्सीन लगी है। सरकार का इस बारे में तर्क यह है कि वैक्सीन दरअसल वो 4 दिन ही लगाती है, सोमवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को। बाकी के 2 दिन यानी मंगलवार और शुक्रवार को दूसरी बीमारियों के जैसे पोलियो के वैक्सीन लगाए जाते हैं और रविवार को कोई वैक्सीन नहीं लगाया जाता। जब उनसे पूछा गया कि सरकारी डेटा तो हर दिन का आता है, तो सरकार का ये कहना है कि निजी अस्पतालों को किसी भी दिन वैक्सीन लगाने की छूट है और ये शायद उनके डेटा हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। बावजूद इसके अगर आप इस संख्या को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हेडलाइन मैनेजमेंट में सरकार ज़्यादा यकीन कर रही है, क्योंकि एक दिन में अगर 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और उसके पहले चाहे निजी अस्पतालों में सही अगर 700 या 2000 या 10,000 इस तरह के आंकड़े आए, क्योंकि 14 तारीख से पहले अगर आप देखें तो औसतन प्रदेश में लगभग 1.5-2 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद ये आंकड़े कम हुए हैं। आज भी लगभग 3000 के आसपास के जो आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है फिर कि ये निजी अस्पतालों के आंकड़े हैं, इसको सरकारी अस्पतालों से जोड़कर देखना ठीक नहीं रहेगा। तो ये टीकाकरण की बात रही मध्य प्रदेश से, और अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अभी से ही जो तमाम प्रशासन है वो उसकी तैयारी में जुट गया है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो बाहरी दिल्ली के इलाकों और मोहल्ला क्लिनिक्स का क्या हाल है, देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। सूख गए हैं, किसान के पास ऑप्शन नहीं है अपने एरिया में। बाहरी दिल्ली के निजामपुर गांव का ये अस्पताल 7 साल से बंद पड़ा है। 2014 में स्मृति ईरानी और प्रवेश वर्मा ने अस्पताल का उद्घाटन किया, लेकिन उसके बाद यहाँ न तो कोई डॉक्टर आया न नर्स। कुछ अब इस तरह के पोस्टर, टूटे फर्नीचर, फटे रजिस्टर दिख रहे हैं। बाहर अस्पताल की दीवार पर जमा विशाल पीपल का पेड़ बदहाली की कहानी कह रहा है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर में इस गांव के दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कि भाई ये चालू होता तो हमारे गांव में जो है सुविधा मिलती, दवाई मिलती। अच्छा, 40 के करीब 40 लोग जान गंवाया। हाँ 40। अच्छा, अब आप सोचिए कि इतने बड़े अस्पताल की इमारत बनी तैयार है, खंडहर में तब्दील हो रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरी है वो किराए पर चल रही है। अभी हम आगे आपको दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक का भी हाल बताने वाले हैं। नगर निगम के बंद पड़े अस्पताल की बड़ी बिल्डिंग से कुछ ही दूरी पर किराए के एक घर में दिल्ली सरकार का ये छोटा सा क्लिनिक है, जो फिलहाल 2 बजे के बाद बंद रहता है। ये कंपनी देखिए ना, ब्रांडेड इंटरनेशनल। लेकिन हमें गांव वाले अब दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को दिखाने ले जा रहे हैं। गांव के बाहर ये मोहल्ला क्लिनिक 2018 में बनाया गया, लेकिन डॉक्टर और नर्स की जगह यहाँ चिड़ियों का घोंसला और सरकार का एक पोस्टर जरूर दिखा। चोर क्लिनिक की टाइल्स को उखाड़ ले गए हैं। तो ये 2018 में बन के तैयार हुआ और इसका उद्घाटन करने आए थे सत्येंद्र जैन जी। यहाँ पे खाना वाना बना, इसमें एसी भी लगे हुए थे, बहुत अच्छा ये बना था। और हमें हाँ, और उन्होंने बताया कल से स्टाफ आएगा और आपको जो है यही लैब की सब सुविधा यहाँ मिलेंगी, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। ये लिखेंगे तो बड़े अस्पताल में आपने जाना, ये रेफर करे तो। उसके अगले दिन से हम आज इंतजार कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा। और कुछ दिन बाद यहाँ के एसी भी फटने शुरू हो गए। कितने बच्चे? 12,000 की आबादी वाले दिल्ली के निजामपुर गांव में 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन दिल्ली के गांवों में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी 0 है।
हर बार इस बात को बोला जा रहा है कि दिल्ली में DDMA लगा हुआ है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगर डिजास्टर है तो फिर सरकारों को आगे आना चाहिए ना। आप हालत देख ही चुके हैं, गांव में जमीनें हैं, बिल्डिंगें हैं, कुछ चल नहीं रही। दिल्ली सरकार और नगर निगम बैठकर कोरोना संक्रमण से लड़ने की साझी रणनीति बनाएं तो शायद आपदा के वक्त बेड और दवा की इतनी मारामारी न हो। दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, हमीरपुर में महफूज क्या नहीं है बच्चियां। तो देश की बात में अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक 8 साल की शेड्यूल कास्ट समाज की बच्ची को रेप के बाद उसी के सलवार से गला घोंटकर मार डाला गया। बच्ची का लहूलुहान शव गन्ने के खेतों में मिला। पुलिस ने रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया है। उधर बहराइच में कल बलात्कार की शिकार एक 1.5 साल की बच्ची की आज अस्पताल में मौत हो गई। और हमीरपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। कमाल खान की रिपोर्ट। वो गांव की चारागाह में दादी के साथ बकरी चराने गई थी, लेकिन चूंकि उसे घर में खाना भी बनाना था और अपनी छोटी बहन को भी खिलाना था, इसलिए दादी को वहीं छोड़ घर के लिए निकली, लेकिन नहीं पहुंची। बकरियां आधे घंटे हमने चराई। आधे घंटे बाद हम आए वहां से बकरियां लेकर। मम्मी ने उसकी कहा कि बिटिया नहीं है, तो हमने कहा कि बिटिया तो कब की आई है, 5 बजे की आई है, लेकिन बिटिया घर नहीं आई। बाद में बच्ची की ढूंढ शुरू हुई तो बच्ची गन्ने के खेत में लहूलुहान मरी हुई मिली। उसकी शलवार से उसका गला घुटा हुआ था। बाद में पुलिस ने भी मौके पे पहुंच के वहां से फॉरेंसिक सबूत जमा किए। हमने देखा कि हमारी बिटिया की टांग बंधी थी, मुंह से खून निकल रहा था। बिटिया से हमारी गलत काम हुआ था और टांगे फट गई। खून बहुत हमारी बिटिया का निकल गया। गला सलवार निकाल कर बांधा था। लखीमपुर खीरी में 3,33,000 हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। गन्ना इन इलाकों में खुशहाली लाता है, लेकिन गन्ने की घनी झाड़ियाँ अक्सर महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार का ठिकाना भी बन जाती हैं। 14 अगस्त 2020 को ईसानगर में 13 साल की बच्ची की गन्ने के खेत में गैंगरेप के बाद हत्या हुई। 25 अगस्त 2020 को नीम गांव में 17 साल की बच्ची की गन्ने के खेत में रेप के बाद हत्या हुई। 4 सितंबर 2020 को सिंघी में 3 साल की बच्ची की गन्ने के खेत में रेप के बाद हत्या हुई। 5 जून 2021 को फूलबेहड़ में 2 बहनों के साथ गन्ने के खेत में रेप हुआ और अब ये कांड हुआ है। पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर लिया है। बालिका के शरीर पे पाई गई चोटों एवं प्रसिद्धिजनक साक्ष्य के आधार पर विवेचना में 376 AB और 5M/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की जा रही है। विवेचना के क्रम में पोस्टमार्टम पैनल के चिकित्सकों का बयान अंकित कर पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के गांव में आरोप है कि डीजे बजा रहे कुछ युवकों ने वहां से गुजर रही एक लड़की को जबरदस्ती नचवाना चाहा। लड़की किसी तरह उनसे जान बचा के भागी। बाद में भी वे उसे छेड़खानी करने लगे, जिससे तंग आके उसने खुदकुशी कर ली। आज इन्होंने तहरीर दिया है कि जो लोग पिछली घटना किए थे उनके दबाव में आकर इसने आत्महत्या किया है। इस संबंध में FIR लिखने के लिए तहरीर दिया, जिस पर FIR पंजीकृत की जा रही धारा 306 के थाना मझगवा में। इसकी विवेचना की जाएगी। इसकी मृत्यु के लिए जो भी दोषी होगा उसके संबंध में कार्रवाई। बहराइच के गांव में मां के साथ सोती एक 1.5 साल की बच्ची को कल रात एक युवक उठा ले गया और उसने पास की स्कूल में उसके साथ रेप किया। नाजुक हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसकी आज मौत हो गई। पीड़िता को मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है। नामित अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जा रहा है। अगर इस तरह के मामलों में अपराध जल्दी साबित हो जाए और सज़ा जल्दी हो जाए
तो मामले कम होंगे, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने के लिए समाज को भी बदलना होगा। लखीमपुर में प्रतीक और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो लॉटोलैंड की खबर हाजिर है। आज का सितारा में हम लेकर आए हैं 10 आईटी प्रोफेशनल्स के एक ग्रुप की कहानी, जो तेलंगाना के दूर दराज के इलाकों में ज़रूरतमंद तक दवाई और ज़रूरी सामान, टेस्ट किट पहुंचाने के लिए एक साथ आए। खासकर आदिवासी इलाके में टेस्ट किट पहुंचाने के लिए खबर थी। लेकिन आइए सीधे चलते हैं इस समय की जो आज अहम बैठक हुई है शरद पवार के निवास पर। तमाम राजनीतिक दलों के लोग बैठे थे, मौजूद हुए यहाँ पर। करीब 3 घंटे ये बैठक चली है, 2.5 से 3 घंटे। सुनते हैं यशवंत सिन्हा, जो एक तरह से मुख्य तौर पर उन्होंने लोगों को आमंत्रित किया था इसमें शामिल होने के लिए। 2.5 घंटे चली राष्ट्रमंच की ये मीटिंग, 2.5 घंटे चली और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या तय हुआ, इसके बारे में विस्तार से आपको हमारे 2 साथी जो यहाँ उपस्थित हैं, 3 साथी, मजीद साहब, घनश्याम तिवारी और पवन वर्मा, ये 3 लोग विस्तार से आपको ब्रीफ करेंगे जो 2.5 घंटे का डिस्कशन हम लोगों का हुआ उसके बारे में। और इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, सारी बात बताई जाएगी और सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल का बस सर, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। नहीं, हम अभी कुछ नहीं, जिसको यशवंत सिन्हा और तमाम ये जो नेता बाहर आए हैं और ये अब प्रेस वार्ता करेंगे। थोड़ा सुन लेते हैं इन्हें कि क्या कहना है। क्योंकि मीडिया में पिछले 24 घंटों से जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इवन प्रिंट मीडिया हो, कि ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई। ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। दूसरी बात, ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के जरिए और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। तीसरी बात, ये भी खुलासा आवश्यक है, कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। मैं 5 कांग्रेस के एमपी के नाम दे सकता हूं, जिनमें विवेक तनखा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जेन्युइन डिफ़िकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए। इस तरह के हमें मैसेजेस आए हैं। तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। अब आज की सभा में विशेष तौर पर आज की ये एक मंच का जो आइडियोलॉजी है और मंच का जो कार्यक्रम है, उसके तहत ये तय हुआ है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। तो इनमें से एक मुख्य जो हमें बताएंगे, पवन वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जो 2.5 घंटे चली बैठक में हमारे साथ थे। पवन जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो शरद पवार के घर में ये बैठक हुई, लेकिन ये हिचकिचाहट है। पहले ही साफ किया जा रहा है कि उन्होंने ये बैठक नहीं बुलाई, ये तीसरा मोर्चा पे चर्चा नहीं हुई। तो फिर जब राजनीतिक दल या नेता मौजूद होंगे, राजनीतिक विचारक मौजूद होंगे, तो हिचकिचाहट कैसी? नहीं समझता हिचकिचाहट है। राष्ट्रमंच की मीटिंग कई दिनों से हुई नहीं थी और जब ये तय हुआ कि मीटिंग हो
तो माजिद मेनन साहब जो एनसीपी के एमपी, उन्होंने इस बात को शरद पवार के सामने रखा, शरद पवार जी के सामने, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो एक मत रखते हैं और राजनीतिक और समकालीन विषयों पर बातचीत करते हैं, वो कुछ तो राजनीतिक दलों के हैं अपने व्यक्तिगत रूप में, कुछ लोग सार्वजनिक किरदार रखते हैं। तो मैं इसको होस्ट करूंगा, अपने घर पे बुलाइए, उन सबसे मिलूंगा, और यही परिप्रेक्ष्य आज की मीटिंग का। इसमें न तो कोई ऐसा कोई मकसद था या लक्ष्य था कि कोई थर्ड फ्रंट बनेगा, न तो किसी के साफ खिलाफ बातचीत हुई जो आज के मुद्दे हैं, जो लोगों के सामने हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, जो संविधान का ढांचा है, उन पर किस तरह का प्रहार हो रहा है, इन सब चीज़ों पर बातचीत ज़रूर हुई। और ये तय हुआ कि हम कोशिश ये करेंगे कि राष्ट्रीय मंच के ज़रिए और जो भी राजनीतिक दल हैं वो इससे जुड़े। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है या एक थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारी कोशिश होगी कि हम राष्ट्रमंच को और व्यापक बनाएं और उसमें और पार्टियां भी जुड़े, जिसमें कांग्रेस शामिल है। वो पहले आती रही है राष्ट्रमंच में, इस बारी अगर किसी वजह से नहीं आ सकी तो हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार ज़रूर होगी इसमें शामिल। बिल्कुल पवन जी, एक संक्षेप में ये जवाब, तो क्या इस पे निकल कर आया, हमारे राजनीतिक दलों को क्या फायदा, या जो जनता है आप लोगों के विचार मंथन से क्या फायदा, क्या इससे ठोस निकल कर आया? इसका साफ जो मैं एक उपलब्धि समझता हूं कि कुछ ऐसे विषयों पर जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़े हैं, उस पर राष्ट्रमंच एक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चिंतन करेगा और राजनीतिक दलों से बात करेगा, जिसमें एक आम राय बने कि इनके सुधार के लिए क्या करने की जरूरत है। और जो राजनीतिक दल अगर 2024 की तैयारी कहें, क्या विपक्ष एकजुट हो सकेगा? क्योंकि आपने कहा कि जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो उनको भी साथ लाने की कोशिश है, तो क्यों ना ऐसे एक मजबूत राजनीतिक कोशिश माना जाए? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर विपक्षी दल एकजुट हों तो लोकतंत्र के लिए भी ये सकारात्मक एक परिणाम होगा, और अगर राष्ट्रमंच इसमें कोई मदद कर सकता है तो ये अच्छी बात है। पर किसी का हम ये नहीं कह रहे थे कि ये एंटी बीजेपी फ्रंट है या ये थर्ड फ्रंट बनाने के लिए आज यहाँ बैठक हुई है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और हमारी कोशिश रहेगी कि राष्ट्रमंच के दायरे को भी हम विस्तार दें और राजनीतिक दल इससे जुड़े। बिल्कुल पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रीय मंच तो बनकर हम सबके सामने तैयार हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। तो राष्ट्रीय मंच है, इसकी कोशिश रहेगी आगामी समय में और राजनीतिक दल इससे जुड़े, जनता के मुद्दे उठाए जाएं, लोकतंत्र और मजबूत हो। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से निपटने के लिए व्हाइट पेपर पेश किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने उचित एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से दूसरी लहर में हालात बहुत बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन हम फिर तैयारियां नहीं कर रहे हैं।